Forensic medicine and toxicology, the poison is classified according to the mode of action and purpose or intention with which it is given or it is used. So in this video, we will cover the classification as per mode of action and as per their uses. So let's start the video. Before going to the classification of poison, let's see the definition of toxicology and definition of poison. So toxicology means it is the science which deals with poisons with reference to their, जो poison से deal करता है किस reference में, with their sources of poisons, कहाँ से poison आया है, क्या source है poison का, properties of poisons और characteristics of poisons के characteristics, their mode of action, कौन से सिस्टम के ऊपर, कौन से ऑर्गन्स के ऊपर पॉइजन एक्ट करता है, क्या उसकी मोड ऑफ एक्शन है, द सिम्टम्स विच दे प्रोड्यूस, क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसका फेटल डोज क्या है, लीथल डोज क्या है, व्हाट आर द नेचर ऑफ फेटल रिजल्ट्स, किस तरह से डेथ होती है, एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग होने के बाद उस पॉइजन की ट्रीटमेंट क्या होगी, एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ देयर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशंस, डेथ होने के बाद या नॉर्मल कंडीशन में, लिविंग पर्सन में या डेड बॉडी में, दोनों इसमें उसके डिटेक्शन के क्या मेथड्स होंगे, उसकी एस्टिमेशन क्वांटिटी किस तरह से उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके मेथड्स जिसमें कवर किए हैं, एंड अलॉन्ग विथ देयर पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, डेथ होने के बाद उस पॉइजनिंग को रूल आउट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स उस पॉइजन में मिल सकते हैं, ये सभी टॉक्सिकोलॉजी में कवर किया है. सो टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विथ पॉइजन्स with reference to their sources, properties, mode of action, symptoms, fatal dose, fatal results, treatment, methods of their detection and estimations along with postmortem findings. Also, it deals with the law regarding to their sale and prescriptions. जो भी poisons है उसको बेचना है, prescribe करना है, जो भी drugs उससे बने हुए, तो उसके related क्या laws होंगे, इससे भी toxicology deal करता है. Then what is the definition of poison? A poison is a substance विच वेन एडमिनिस्टर्ड, इनहेल्ड और इंजेस्टेड, कोई भी रूट से जब वो बॉडी में जाता है, अलग अलग रूट बताए गए हैं, जब भी वो बॉडी में एंटर होगा, इज़ कैपेबल ऑफ एक्टिंग डिलीटरियसली ऑन ह्यूमन बॉडी, तो ये हार्मफुल तरीके से बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, उसको पॉइजन कहा जाता है. सो ये टॉक्सिकोलॉजी और पॉइजन की डेफिनेशन है. देन पॉइजन इज क्लासिफाइड एज पर मोड ऑफ एक्शन एंड एज पर देयर इंटेंशन और यूज़, किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ किया गया है या किस इंटेंशन से वो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लासीफाई किया है. और दूसरा क्लासिफिकेशन है एज पर मोड ऑफ एक्शन, कौन से सिस्टम के ऊपर किस तरह से वो एक्ट करता है. सो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स: करोजिव्स, इरिटेंट्स, सिस्टेमिक एंड मिसलेनियस. सिस्टेमिक जो मेन 3 सिस्टम है उसके ऊपर एक्ट करने वाले, तो उसको 3 ग्रुप में ले सकते हैं: न्यूरोटिक, नर्वस सिस्टम या सीएनएस के ऊपर एक्ट करने वाले, कार्डियक, हार्ट के ऊपर एक्ट करने वाले, और एस्पिक्जेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाले पॉइजन्स. सो कोरोजिव, इरिटेंट्स, सिस्टेमिक एंड मिसलेनियस, जो सब बाकी जो अदर पॉइजन्स हैं उसको मिसलेनियस के अंडर लिया हुआ है. एंड बेस्ड ऑन पर्पस और इंटेंशन और देयर यूज़ दे आर क्लासिफाइड एज सुसाइडल, अगर सुसाइडल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है; होमिसाइडल, दूसरों को मारने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो इन होमिसाइडल पॉइजन; एक्सीडेंटल पॉइजन, जो जिससे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं; स्टूपाइंग पॉइजन, जो मूर्छा उत्पन्न करता है; एबॉर्शन पर्पज़ के लिए, जो क्रिमिनल एबॉर्शन है उस पर्पज़ के लिए अगर उसको यूज़ करते हैं. एबॉर्शन के 2 टाइप है: स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और इंड्यूस एबॉर्शन. स्पॉन्टेनियस जो नेचुरली होता है और इंड्यूस जो किया जाता है, उसमें जो एक्ट बना है एबॉर्शन के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, उसके अकॉर्डिंगली अगर एबॉर्शन इंड्यूस करते हैं देन इट इज़ जस्टिफाइबल और लीगल एबॉर्शन. अगर उसका वायोलेशन करते हैं देन इट इज़ क्रिमिनल एबॉर्शन. और इस क्रिमिनल एबॉर्शन पर्पज़ के लिए जो पॉइजन्स यूज़ किए जाते हैं इस कैटेगरी में रखा हुआ है. दे आर एबॉर्टिफिशेंट और एबॉर्टिव पॉइजन्स. एंड देन कैटल पॉइजन, कैटल को मारने के लिए, जो एनिमल्स को मारने के लिए, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको मारने के लिए अगर पॉइजन का यूज़ करते हैं तो उसको कैटल पॉइजन लेबल किया जाएगा. सो ये मोड ऑफ एक्शन एंड देयर यूज़, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. तो फर्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन एज पर मोड ऑफ एक्शन. सो दे आर क्लासिफाइड एज corrosives. Corrosive, they are highly active irritant.
करोजिव और इरिटेंट में डिफरेंस है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली एक्टिव है, उसको करोजिव कैटेगरी में लिया जाएगा, और वही अगर डाइल्यूट फॉर्म में होते दे एक्ट्स एज इरिटेंट पॉइजन. सो करोजिव्स दे आर बेसिकली हाईली एक्टिव इरिटेंट पॉइजन्स एंड दे प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन एज वेल एज अल्सरेशन ऑफ द टिश्यूज. जिस पार्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे इंटरनली एक्सटर्नली वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, अल्सरेशन होगा. Corrosive includes strong acids and strong alkalis. Strong acids, they are again classified into inorganic or mineral acids, organic acids and vegetable acids. Inorganic or mineral acids, the examples are sulfuric acid, nitric acid and hydrochloric acid. These are mineral acids or inorganic acids, comes under strong acids. Then organic acids includes oxalic acid, carbolic acid, acetic acid and salicylic acids. Vegetable acid is hydrocyanic acids. These are strong acids. And strong alkalis are caustic soda, NaOH, caustic potash, KOH, and carbonates of ammonium, sodium and potassium. Ammonium carbonate, sodium carbonate and potassium carbonate, they are strong alkalis. So corrosive acids includes strong acids and strong alkalis. Then next group is irritant poisons. Irritant poisons, when they comes in contact with any part of body, or if they get ingested, then they produce symptoms like pain in abdomen, nausea, vomiting, diarrhea. They are called as irritant poisons. Common symptoms are given here. Irritant poisons are again classified into three groups: inorganic irritants, organic irritants and mechanical poisons. Inorganic irritants are metallic and non-metallic poisons. Non-metallic poisons are phosphorus, chlorine, bromine and iodine. And metallic poison includes arsenic, antimony, mercury, copper, lead, zinc and silver. They are inorganic irritant poisons. Organic irritant poisons are classified as vegetable and animal. So vegetable organic poisons are castor oil seed, castor oil, croton oil, madar, aloe vera. They are organic irritants, vegetable organic irritants. And animal poisons, they are cantharids, snakes, scorpions, spiders, insects. They are animals. So they comes under organic irritant poisons. Then third group is mechanical poisons. Examples are diamond dust, glass powder, hairs, sorry, insect bite इसमें लिया है, इसको कट करिए. Insect bites, it comes under animal poison. So diamond dust, powdered glass or glass powder, then hairs, sponge, they comes under mechanical poisons. Next group is systemic poisons. Systemic acts on system. So there are main three systems: central nervous system, cardiac system and respiratory systems. So the poisons affecting nervous system, they comes under neurotic, and they are again classified into three types: cerebral, spinal and peripheral. So the poisons affecting the brain, they are cerebral poisons, and it includes somniferous, inebriant and deliriant. तीन ग्रुप है इसमें. सोमनीफेरस जो नींद लाते हैं और पेन को कम करते हैं, दे आर सोमनीफेरस पॉइजन्स. इट इंक्लूड्स ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स. इनेब्रिएंट, द एग्जांपल्स आर अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म. एंड थर्ड ग्रुप इज डेलिरिएंट. एग्जांपल्स आर दतुरा, बेलेडोना, हायोसाइमस एंड कैनाबिस इंडिका. आइडियली इनेब्रिएंट पॉइजन है अल्कोहल. डेलिरिएंट जो डेलीरियम की फेज डेवलप करते हैं, दे आर डेलीरियंट पॉइजन्स. ऑल आर अफेक्टिंग द ब्रेन और cerebrum. Then the poisons affecting the spinal cord, the examples are Nux vomica, Kuchera and Gelsemium. And third group is poisons affecting the peripheral nerves, the examples are Curare and Conium. Second group is the poisons acts on cardiac system. The examples are aconite, Vatsnab, digitalis, oleander, Canir, tobacco and hyoscyanic acid. They are cardiac poisons. And third group is those acting on respiratory system. All poisonous irrespirable gases are asphyxiants. Example are carbon dioxide, carbon monoxide, coal gas, sewer gas. So these are systemic poisons. And last group is miscellaneous. The poisons having widely different pharmacological actions are put together in this group, and they include agrochemical compounds like organophosphates, organochlorines,
petroleum products like kerosene, petrol, naphtha, analgesic and antipyretics, antihistaminics, drugs of dependence like tranquilizers, antidepressants, stimulants, hallucinogens, street drugs, designer drugs. Food poisoning also comes under miscellaneous group. So this is the classification based on mode of action. Next is the classification as per their use, with which purpose or intention it is used or given. First is suicidal poison. The examples are potassium cyanide, hydrocyanic acid, opium, barbiturate, OPC, etc. They are suicidal poisons. The ideal characteristics of suicidal poisons that it must be cheap, सस्ता होना चाहिए, easily available and capable of being administered in any food or drink. कोई भी फूड में वो मिक्स करके ले सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए. Must have a pleasant taste, no repulsive smell. Lethal dose should be small and lethal period is also short because it is used for suicidal purpose. So it should be short and preferably painless. ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए. इस तरह के पॉइजन इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. The next group is homicidal poison. The characteristics are it should be cheap, easily available. Main it should be colorless, odorless and tasteless. क्योंकि ये दूसरों को मारने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो उसमें कलरलेस और ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होना चाहिए ताकि वो कोई भी चीज़ में इजीली मिक्स करके दे सकते हैं और सामने वालों को पता ना चले. इस तरह के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एंड it should be capable of being administered in any food, drink or drug without arousing any suspicious. पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है और वो कोई भी चीज़ में मिक्स करके दे सकते हैं. इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक वाला पॉइजन होमिसाइडल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ दोज पॉइजन शुड रिजेंबल टू एनी नेचुरल डिसीज और सीरियस इलनेस. अगर कोई भी डिसीज से उसके सिम्टम्स मिमिक कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो फिर वो मिसडायग्नोस होगा. इस तरह के पॉइजन यूज़ करते हैं. इट्स फेटल डोज शुड बी स्मॉल एंड लेथल पीरियड सफिशिएंटली लॉन्ग, ताकि जो भी एक्यूज है जिसने पॉइजन दिया हुआ है उसको वहाँ से निकलने के लिए टाइम मिले, इसलिए उसका फेटल पीरियड लॉन्ग रहता है. नो एंटीडोट, देयर शुड नॉट बी एनी एंटीडोट फॉर होमिसाइडल पॉइजन एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स डिटेक्शन आइदर एट एटोप्सी और एनी लेबोरेटरी मेथड्स. वो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए. इस तरह के पॉइजन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स आर आर्सेनिक, एंटीमनी, एकोनाइट, थैलियम, ओपीसी, ओलियंडर, मदार, स्टिक्निन, powdered glass. Rarely insulin is used for this purpose, and also rarely the cultures of disease germs are also used. Opium is sometimes used to kill children as its lethal period is short and it is preferably painless. The next group is accidental poisoning. The poisoning results from carelessness in storing poisonous and non-poisonous substance together. एक जगह पे भी रखे हैं poisonous non-poisonous substances, तो उससे हो सकती है. क्वैक रेमेडीज़, जो भी ऐसे वैद्य है, डॉक्टर्स है जो ट्रेन नहीं है, क्वैक है जिनके पास डिग्री नहीं है, उनके द्वारा अगर मेडिसिन यूज़ करते तो वो इनजुडिशरी यूज़ होगा, उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे. बाइट्स बाय पॉइजनस एनिमल्स लाइक स्नेक्स, स्कॉर्पियंस. ग्रेटर यूज ऑफ केमिकल्स इन इंडस्ट्री, हाउस होल्ड पर्पज एंड ऑल्सो पुटिंग सब्सटेंसेज, पॉइजनस सब्सटेंसेज इन फूड कंटेनर. फूड कंटेनर में रखते तो गलती से वो पॉइजनिंग होने के चांसेस रह सकते हैं. Then stupefying poisons, the examples are alcohol, datura, cannabis indica, cigarettes containing arsenic, datura, cannabis. Abortion purpose के लिए जो यूज़ करते हैं, abortifacient और abortive. The examples are ergot, red orpiment, hartar monaceae, yellow orpiment, plumbago zelenica, etc. और cattle को मारने के लिए जो यूज़ करते हैं, cattle poisons. The examples are gunja, Abrus precoris, arsenic, yellow oleander, zinc phosphide nitrate. Sometimes aconite and parathion is also used. So this is the classification based on purpose or intention with which it is used. So thank you very much friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.